आपको मेरे साथ जयकार लगाना है। गिरिराज महाराज की महाराजा सूरजमल अमर रहे, महाराजा सूरजमल अमर रहे, बोले तेजाजी महाराज की जय भगवान। आप बोले जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय जवान, जय किसान, हनुमान बेली भाई। मैं बधाई दूंगा यहाँ की जाट आरक्षण संघर्ष समिति को, भरतपुर जोधपुर और नया जिला जो डीप बना है। पहले धौलपुर भरतपुर के जाटों का आरक्षण का मामला चल रहा था, अब डीग भी चूंकि भरतपुर से अलग हुआ, धौलपुर भरतपुर और डीग जिले के जाट समाज को दिल्ली के केंद्र की नौकरियों में आरक्षण मिले। ये प्रमुख मुद्दा आपका है। मुझे याद है जब मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर था, कभी नैम सिंह जी और ये सारे भरतपुर के जो मेरे सहयोगी मेरे साथ पढ़ते थे, ज्यादातर मंच में खड़े हैं। 1997-98 का वो दौर जब ब्रज के हमारे इन तमाम जिलों के किसान के बेटों ने हनुमान बेनीवाल को राजस्थान विद्यालय का अध्यक्ष बनाकर एक संदेश दिया राजस्थान के अंदर कि हम लड़ने के लिए एक नया इलाका तैयार कर रहे हैं। और भाइयों, जितने महाराजा सूरजमल जी के नारे मैंने लगाए और जितने वीर तेजाजी के शायद दूसरे लोगों ने नहीं लगाए होंगे। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि देश के अंदर आजादी का आंदोलन हो चाहे दूसरा आंदोलन हो, महाराजा सूरजमल जी और शिवाजी महाराज ने जो लड़ाइयाँ लड़ी वो देश के अंदर कोई नहीं लड़ सका। वो लड़ाई दिल्ली जिसके चारों तरफ जब मर्जी चले जाते थे और जब चाहे चढ़ाई करके सामान दिल्ली का उठा लाते थे यहाँ पे, और भरतपुर के किले की तरफ कोई नहीं आया। यह बेस लोहागढ़ इसका नाम है। और इतिहास के अंदर हमारे समाज के नेताओं ने इस बात का ध्यान नहीं दिया। 52 से लेके जब ये बीजेपी तो आई थी 80 के अंदर, 52 से 80, 85, 90 के दौर के अंदर अगर हमारे नेता ध्यान देते तो महाराजा सूरजमल की मूर्ति, तमाम जो प्रतिमाएं देश के प्रत्येक महानगर और प्रत्येक कोने के अंदर लगती और उनकी वीरता की अलग गाथाएं गाई जाती। दुर्भाग्य से हमारे लोग जो चुन के चले जाते थे वो बाद में भूल जाते थे, तो पार्टियां बदलते थे या चुनाव के समय याद करते थे। याद करो जब पानीपत की मूवी के अंदर जिस तरह महाराज सूरजमल के इस युद्ध के साथ छेड़खानी की बात करी, जाट मराठों को आमने सामने करने का सरकार ने प्रयास किया, उस वक्त पानीपत मूवी के पोस्टर मैंने लोकसभा के अंदर जलाए। लोगों ने कहा कि लोकसभा को जलाएगा क्या, पोस्टर लेके आके अंदर पोस्टर जलाए और गृह मंत्री के साथ बैठ के उस मूवी से तमाम वो दृश्य जिन पे आपत्ति थी वो हटवाए। मैं तो मूवी बैन करवा देता, लेकिन 2-4 आपके लोगों की इच्छा नहीं थी कि मूवी बैन हो। मैं तो मूवी को बंद ही करा था, मैं नहीं बनाऊं मूवी, गलत तरीके से बनी। और आप छोड़ो, ये फिल्में बनती रहेगी, जब सरकार अपनी बन जाएगी ना राजस्थान में, चाहे जितनी फिल्म बना, आपको तो खुश इस बात के लिए होना चाहिए कि नागौर के छोटे छोटे गांवों के अंदर महाराजा सूरजमल की मूर्तियां बन के और लगनी चालू हो गई नागौर के छोटे गांव। अब बाड़मेर, जोधपुर अपने वाले क्या कोई बात पकड़ लेते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं जब तक पूरी नहीं होती। और सुनने एक जाटों ने पहले मैसी ट्रैक्टर पकड़ा, मैसी ट्रैक्टर को बंद ही करना पड़ा, इतने मैसी ले लिए जगह जगह। फिर बोलेरो, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर सारे आपके पास मिलेंगे। अब आपके बड़ी मचमची हो रही कि हाईवे को जाम करे, चाहते हो ना, लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ, बरसात ज्यादा आ गई ना, हाईवे तो वैसे ही जाम हो रहा तो जाम लग गया। अब देखो जाम लगेगा, जाम को हम उसमें नहीं करेंगे दोबारा। और सुनिए मेरी बात, अब तुम आंदोलन में आपके साथ होना, चिंता क्यों करें। अगला जब भी आंदोलन होगा, नैम सिंह जी आपने 1 महीने का समय दिया, एक बार बच्चों से वापस बात कर लेना। 21 तारीख से लोकसभा है, सुनिए मेरी बात, 21 तारीख से लोकसभा है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, आपकी जो छोटी बहन संजना जी को आपने जिता के भेजा, ये पहला जो सत्र था उसमें पहली बार जब एमपी बनके कोई जाता है तो एमपी बोलना नहीं चाहता, वो देखता कि भाई मैं देखूं एक बार पहले कैसे बोलते दूसरे एमपी। ये 15 बार उस मामले को कि मैं उठाऊंगी, मैंने कहा ऐसा क्या मामला हो गया कि मेरे को तो जब बोलना है लोकसभा में
तो सबसे पहले जाट आरक्षण का मुद्दा उठाना है। तो मैं इनके साथ ही बैठा था, आपने देखा होगा, इन्होंने मजबूती से जाट समाज को दिल्ली की नौकरियों में आरक्षण का मामला उठाया। और जाट और जाटव तो हम अलग ही नहीं मानते हैं कि हमारे भाई है जाटव सारे। और हिस्ट्री में चले जाएंगे तो बहुत सी जातियों को तो अलग तरह के लोगों ने वेद पुराण में करके कर दिया हम लोगों को। तो इस देश के अंदर जब जाओगे, जो सीधे हैं, जो अच्छे हैं, वो कहीं न कहीं हमारे। अरे आप सुनो, टंकी में चलिए, टंकी में आइए, ऐसे नहीं मान लोगे बंदर आ जाएगा, उसको देखोगे। मैं कह रहा हूँ इधर देखो, वो भी अपने भाइयों छोड़ो, बाद में देख रहा हूँ, इधर देखो भाई। हाँ, हमें पता है कि आप वसुंधरा जी के दोस्त हो, लेकिन नीचे उतरो, ठीक है? अब इधर सुनो, आप सुनो, ये ध्यान डाइवर्ट मत करो। जाट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नई बात आती है उधर सरक जाता है और उसकी तरफ चलती है। इधर देखो ना, ये तो यूं घूमता मिलेगा, मैं बार बार थोड़ी होगा। सुनो पूरी बात को। ऐसा है कि जिस मुद्दे को लेके आज आपने आयोजन किया, आप उधर नहीं देखोगे तो अपना आप उतर जाएगा नीचे। मेरी तरफ देखो ना, जिस मुद्दे को लेके टेलीफोन है आपके संघर्ष समिति का, नेम सिंह जी का, आरएलपी की हमारी जो कोर टीम है सबका, कि 29 तारीख को हम कार्यक्रम रख रहे हैं। और इन्होंने मुझे परसों पीले चावल दिए थे, परसों दिए थे आपने, तो मैंने कहा मुझे तो पीले चावल नहीं, फोन ही कर देते, उस पर आ जाता, मैं आऊंगा। और मुझे पूरा भरोसा था कि आप नौजवान 10-15 हजार की तादाद में एक दिन के आह्वान पर आओगे। और इसमें कोई सुनिए, बहुत से लोग मुझे सामने जाते हुए मिले, भारी बरसात हुई, और अपन तो इतने बड़े जाट तो बड़े ही होते हैं, बरसात में तो डोम लगाना चाहिए था, टेंट लगा दिया अपन ने, बताओ। तो टेंट तो भीगेगा, डोम के अंदर तो बैठ जाते। थोड़ा नेम सिंह जी शायद ये बात अपन ध्यान नहीं रख पाए, अगली बार करेंगे। डोम अगर क्या पानी के अंदर तैर गए, कौन तैर गया? अब सुनो मेरी बात, और देखिए बरसात में वैसे नहाने का अलग ही आनंद है कि नहीं है? अभी सारे नाली है आप लोग, अब जब नाली है तो डरना किस बात का? कपड़े जूते तो खराब हो गए अपना। तो आराम से अब हमारी बात तो सुनो आप लोग, अब हमारी बात आराम से सुनो कि इस बात को गति कैसे देनी है। अपना सबका एक ही मकसद है कि धौलपुर भरतपुर डी के जाटों को दिल्ली में आरक्षण कैसे मिले, ताकि हमारे छोटे भाई बहनों को दिल्ली की नौकरियों में आरक्षण मिले और यहाँ से बहुत से अधिकारी हमारे बच्चे बढ़के देश के अंदर सेवाएं दें और प्रदेश के अंदर सेवाएं दें। क्योंकि पहले के जो आंदोलन हुए, मैं यहाँ मौके पे नहीं आया होगा, लेकिन हमेशा आपकी चिंता करता था। जिस तरह बॉर्डर पे पहले बीएसएफ और दूसरे मिलिट्री फोर्स रहती है, कई रिजर्व बटालियन अलग रहती है कि युद्ध का ऐलान होता है, वो भी टूट पड़ते हैं। हम उस रिजर्व फोर्स के अंदर थे। मैंने कहा कहीं आवश्यकता पड़े तो पूरा राजस्थान और देश साथ था, उनको भरतपुर के लड़ा के अपने आप सरकार को झुका देंगे। सरकार झुकी, मुख्यमंत्री भी आपके क्षेत्र से आते हैं, ये तो मैं दुर्भाग्य ही कहूंगा। भरतपुर का ऐसे व्यक्ति को वहां बैठा दिया ले जाकर सीएम की कुर्सी पर, वो क्षेत्र से अगर आते और इनके अंदर अगर इतनी समझ होती तो आप 5 आदमियों को वहां बुलाते, घर पे खाने पे बुला के, और मोदी के पास लेके जाते अपने चार्टर से और आरक्षण दिला करते, तब तो मानते भजनलाल जी ने कुछ किया। भजनलाल जी ने कुछ नहीं किया सिवाय स्टेट को बर्बाद करने के। जिनको खुद को पर्ची से सीएम का पद मिला, वो दूसरे को क्या देंगे मेरे भाई? दे नहीं सकते। इसलिए कोई भजनलाल के भरोसे में नहीं है कि भजनलाल आरक्षण हमें देगा और हम कोई भीख में आरक्षण ले रहे हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत है कि बीजेपी की दिल्ली की सरकार के हलक से खींच के भरतपुर धौलपुर का जाट आरक्षण लेके रहेगा। आरक्षण हमारा अधिकार है और हमारा हक। पहले भी जाट आरक्षण का आंदोलन जब राजस्थान में चला, उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था। ये तमाम नेता जो थे, हम घूमते थे उस समय। आरक्षण की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और 2, 4, 5 लोगों ने फायदा उठा के, कोई एमएलए का टिकट ले गया, कोई एमपी का पैसे ले गया, कोई सिस्टम सेट कर लिया। लड़ते हम लोग रह गए भाई। 1958 जब राजस्थान का जाट आरक्षण लड़ रहा था, तब भी भरतपुर धौलपुर के जाटों को अलग रख दिया उसके अंदर कि भाई जो राजा है इनको आरक्षण किस बात का। फिर आपने लड़ाई लड़ी, तब मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर था, मेरे पास खाली फोन ही आते थे, क्योंकि भरतपुर हमारी शान है देश की। इसलिए भरतपुर के जाट समाज को आरक्षण की पैरवी राजस्थान की विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर बिना राजनीतिक स्वार्थ के
हम करते रहे और आगे भी आपके सम्मान को देश में ठेस नहीं लगने देंगे। आप निश्चिंत रहे। उस समय भी आपके साथ सौतेला व्यवहार हुआ। जब 1999 में राजस्थान के दूसरे जाटों को ओबीसी में लिया तो धौलपुर भरतपुर को पीछे छोड़ दिया था। अगर उस समय ही सारी लड़ाई एक साथ लड़ी जाती तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा होता। लेकिन जो समय चला गया उसको छोड़ो। आप महाराजा सूरजमल के वंश जो, अब तो एक ही बात याद रखनी है, जो चीज हम चाहें उसे ले करेंगे, अगर शांतिपूर्वक तरीके से नहीं। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। इस बार उंगली टेढ़ी करके मोदी जी को भी बता देंगे कि भरतपुर जब मचलता है वो दिल्ली की तरफ भी जाता है और दिल्ली से कभी तो दरवाजे ले आता है और कभी दिल्ली से कई दूसरे सामान दिल्ली से ले आए थे और सोफा सेट नहीं लेना, सोफा सेट की ही मिल जाएगा। वही चीजें लानी जो पहले लेके आते थे। घोड़े पे बिठा गए थे। अरे घोड़े पे क्या लाते बिठा के? अरे कुंवारे वो तो जानते होंगे, लेकिन तुम कहाँ से जानोगे? तुम तो घोड़ा नंबर ही नहीं आ रहा ना पसंद। तो अब सुने भाई, ठीक है, मेरा तो खुद की इच्छा थी कि आज हाईवे पे 2-3 घंटे या तो माइक एक मिनट, या तो माइक आते ही मुझे ही पकड़ा थे। अब नेम सिंह जी जो आपके लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे, मेरे को लड़ने के लिए कोई आदमी चाहिए ना। ये बैठे हैं, जब माइक की व्यवस्था वहां से यहाँ हुई तो माइक की व्यवस्था किस तरह? तेरे का दे रहे आज के चल तू आगे पर आपकी भावनाएं 100% सही है। ओ भैया सुनो, आपके अंदर जो जोश है, इस जोश के कारण जो हम बोल रहे हैं जोर जोर से, ये जो भरतपुर के जाट समाज के अंदर जो जोश है और भरतपुर के राजाओं ने जो लड़ाइयां लड़ी, धौलपुर हमारा स्टेट है जाटों का। और सबसे खुशी की बात है कि धौलपुर के जाट वसुंधरा को ब्याह के ले आए थे हमारे लिए। जाट कितना बोला होता बताओ। वसुंधरा जी घूमती थी राजस्थान में वोट के लिए और वसुंधरा जी शुरू नहीं कहती, तब हम साथ घूमते 2002-3। वो मैडम साहब ही कह दो कि मैं जाट की लुगाई हूँ, नहीं दिए चलेगा नहीं। सतरानी हूँ तो ठीक है, आप सतरानी के साथ ये भी बोल दो मैं तो जाट इंडिया के ले गए मुझे, ये और बोलो। और ये भी कह दो कि भरतपुर राजघराने से भी हमारा अच्छा संबंध था, जिसे वोट ज्यादा मिलेंगे और था, उसमें कोई दो राय नहीं। वसुंधरा जी का रिश्तेदारी भरतपुर के अंदर भी है और धौलपुर तो भरतपुर का ही पार्ट था और धौलपुर के राजा वसुंधरा को लाए और कम से कम पूरा सीएम नहीं बना तो आधा सीएम बना, तो आधा तो बन गया राजस्थान। पूरा तो अब बनेगा। आधे से हम खुश नहीं भाई। लड़ाई हम लड़ते रहे, आप भी लड़ते रहे, लेकिन आने वाला समय आपका है। थोड़ी हिम्मत रखना, थोड़ा हौसला मजबूत रखना। उधर से हम सुनामी लेके आ जाएंगे आपको भरतपुर अलवर धौलपुर की तरफ, इधर उसको तूफान लेके आएंगे और आपको उसको सुनामी बनाना है। मैं कह रहा हूँ राजस्थान की सत्ता पर अगर आपने कब्जा कर लिया तो दिल्ली के अंदर फिर आपके वो लोग होंगे जो चौधरी चरण सिंह का जमाना था, चौधरी देवीलाल जी का जमाना था, जब 5-5 कैबिनेट मंत्री आपके समाज के थे। दुर्भाग्य देखिए हमारे समाज का तो कोई मंत्री नहीं, और जिनको बनाया है उनको अगर खड़ा कर दो तो 3-4 बार तो पूछना पड़ता है कि ये जाट समाज से आते हैं क्या? पर्सनैलिटी भी तो होनी चाहिए। अरे खाली मंत्री पकड़ के बना दो, उनकी पर्सनैलिटी नहीं हो और आवाज ही नहीं निकले, वो उन मंत्रियों से क्या समाज को संदेश दोगे आप बताओ? और राज्य मंत्री बना दिए, उनको फाइल आप भेज दे रहे हो, क्या काम किया हमारे मंत्री? क्या हमने आपका गवर्नर बना दिया? हमने आपको उपराष्ट्रपति बना दिया होगा जब हमने आपके लक्कड़ किया तब बनाया। बार बार लक्कड़ करना पड़ता है ना, तो बनाया। लेकिन उपराष्ट्रपति के बाद क्या होता है बताओ मुझे? कोई ताकत नहीं, चाय पिला दो, नाश्ता करा दो किसी को। दिल्ली में रुका दो, होटल में रुक जाएंगे। सब आजकल बच्चे आते हैं और रुकने की व्यवस्था करा के वापस आ जाते हैं। हमें वो चीज चाहिए जिससे हमारे लोगों का सीधा फायदा हो। हमारे समाज के साथ साथ शेड्यूल कास्ट के हमारे भाइयों का, ओबीसी के दूसरे हमारे भाई जो सुख दुख के अंदर हमारे साथ खड़े रहे, हर समय खड़े रहे। महाराजा सूरजमल जी की फौज के अंदर भी तमाम जातियों के सैनिक हुआ करते थे और मजबूती के साथ लड़ते थे। वो भरतपुर की आन बान और शान के लड़ते थे। हम किसी एक जाति के आधार पर हम नहीं कहते कि भाई एक जाति के आधार पर सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन एक जाति के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। नो स्टेट
इनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। इस देश के अंदर दो ही बड़े आरक्षण आंदोलन हुए। एक तो राजस्थान के गुजरों जो लड़ाई लड़ी, पुलिस को पीछे हटा दिया, भाग गई पुलिस, 80 शहीद होके, और उन्होंने अपनी कौम का नाम देश में रोशन किया। और सबसे बड़ी लड़ाई हरियाणा के जाटों ने लड़ी। जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर मिलिट्री को बुलाना पड़ा और जाटों की हुंकार ललकार के आगे मिलिट्री भी भाग गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देश के उस समय का मीडिया बोल रहा है। तो मैं बहादुरगढ़ गया था जाट आरक्षण आंदोलन की पैरवी करने, लेकिन वहां जब पंचों की लड़ाइयां देखी तो मैंने कहा अपन राजस्थान में इनके भाइयों के काम आ जाए, जो हमें तो राजनीति हरियाणा के अंदर करनी नहीं। तो 300 जगह आपका एक विधायक लड़ रहा था उस समय। तब मुझे इस चीज, भाइयों ये तो ठीक है तुम लोग संभल गए सारे एक जगह आ गए। पहले उस समय जब हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तब तो दुर्भाग्य इतना था कि हमारे बच्चे कहते थे ये तो धौलपुर का है, ये भरतपुर का है, नागौर का है, सीकर का है, अजमेर का है, गंगानगर का है। क्षेत्रवाद में बटे थे। कम से कम एक जयकारा तो बोलने लग गए आप लोग। महाराजा सूरजमल और वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ आप सत्ता में काबिज हो जाओगे। और दिल्ली का रास्ता भरतपुर होके जाता है, राजस्थान में राज बना लो, दिल्ली का राज अपना आप आपके पड़ोसों हाथ के अंदर आ जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि जब चौधरी चरण सिंह जी बने तब सबसे ज्यादा उनकी मदद ओबीसी की तमाम जातियों ने की। शेड्यूल कास्ट के तमाम भाई साहब थे और तमाम मुस्लिम भी चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते, जिन्होंने यूपी का चीफ मिनिस्टर को कई बार बनाया। दुर्भाग्य से 5 स्टेट हमारे हुआ करते थे, एक भी स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री तो छोड़ो, आपका तो गृह मंत्री नहीं है। और राजस्थान के अंदर ये आपका करंट हम पहले देखते थे। पहले निश्चित रूप से जब दूसरे बच्चे झुंड के अंदर छोटे बच्चे लड़ाई लड़ते थे, तो हमारे पास तो एक ही राजा थे, भरतपुर के राजा। हम तो आप लोगों की जयकारा हम लोगों ने लगाए। लेकिन अब तमाम राजस्थान का नौजवान उठ के खड़ा हो गया है। वो कह रहा है कि भरतपुर के भाइयों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, वो कूच करें। उनसे पहले लाखों की तादाद के अंदर दूसरे जिले के किसान के बेटे, जाट समाज के बच्चे आपके लिए दिल्ली की ओर कूच करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 1 महीने का समय जो नेम सिंह दिन दिया है, उसको इसलिए आप मान लो आपकी भुजाएं फड़क रही है, बहुत अंदर गुस्सा आपके अंदर। हम चाहते हैं लेकिन हाईवे जाम करके और ट्रैक पे जाके भी अपने को अगर समय लग जाए तो एक बार दे दो अल्टीमेटम। लेकिन ये अल्टीमेटम इस सरकार को आखिरी अल्टीमेटम है। अब की बार अल्टीमेटम नहीं होगा, अब की बार कागज सीधा लिख के भेजना होगा। उसके बाद ही ये लोग जो कूच या अगला कार्यक्रम आप तय करते हो, राजस्थान से लाखों की तादाद के अंदर आपके साथ दिल्ली चलने के लिए, या जहां भी आप कहोगे, राजस्थान का जवान कोने कोने से आपके यहाँ पे आएगा। आज भी शेखावाटी, नागौर, जयपुर तमाम इलाके से बच्चे अपने में साधन लेके आपके यहाँ आए हैं। कई तो क्या बरसात ज्यादा अच्छी हो गई ना, तो वही पिकनिक मनाने लगे, बाहर खड़े हुए हजारों के। वो कह रहे मौसम अच्छा हो गया भाई साहब, आप जाके आ जाओ, हम थोड़ा पिकनिक मना लें। वैसे ही वहाँ टेंट वेंट तो भीग गए सारे। तो अगली बार सारे एक साथ ही फैले हुए, सारे जयपुर तक, महुआ तक, तमाम आपके लोग। झाड़ तो एक ही बहुत होता है मेरे भाई। यहाँ तो 15,000 आप आए तो 15 लाख के बराबर हो आप। सिस्टम हिला पड़ा सारा राजस्थान का। सुबह से तो भजन लाल परेशान है कि मेरे जिले में अनुमान क्यों जा रहा है। आगे संजना जीत गई, वही बहुत बड़ी बेइज्जती हुई भजन लाल जी की, और ये फिर चला गया। और फिर लोगों को मेरे आवाज की तरफ नहीं आ जाए। तो भजन लाल जी भरतपुर के हैं, लेकिन जो करंट भरतपुर के व्यक्ति में होना चाहिए वो करंट भजन लाल बने। ने आपका दूसरी मैडम है ना, राज्य मंत्री, क्या नाम उनका? मैडम नहीं, क्या मैडम है? मैडम जो भी है, तो न आपकी मैडम के अंदर, गृह राज्य मंत्री के अंदर, और न भजन लाल के अंदर है। और भजन लाल जी के तो सारे लोग, हाँ तो वो भजन लाल जी की मैडम है बस। मुख्यमंत्री के आसपास वाले उनकी होते हैं भाई, मुख्यमंत्री बहुत होता है। मैंने एक बयान दिया था, तुम्हें याद हो तो, मैंने कहा मुझे उप मुख्यमंत्री नहीं बनना, मैं किसी की दुल्हन नहीं बनूंगा, मैं बाराती बनूंगा या दूल्हा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की लुगाई होता है। ये आज भी दिया तो पहले ही दे दिया बयान, ये तो दोहरा रहा हूँ 8 साल 6 साल बाद। और होता कि नहीं होता है, ये तो जो उप मुख्यमंत्री रहे उनको पूछ देना कि आप मुख्यमंत्री की लुगाई होती है, मैं तो बता दी मेरी बात। अब सफाई उनसे पूछ लो, क्योंकि उप का कोई पद होता ही नहीं है संविधान में, कोई उप का पद नहीं होता। ये एमपी साहब भी आपको बताएगी, चलो ये नहीं बताए, लेकिन संविधान में मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री।
अब तो चाहे जो लगा ऐसे मैं लाल बत्ती लगा घूमता था राजा था, मुझे पकड़ा क्या किसी ने आज तक? वसुंधरा जी कहना पकड़ोगे, मैं कहा पकड़ के दिखाओ। नागौर से बाढ़ में हजारों गाड़ी लेके सुनो। और लाल बत्ती जब देश में सबकी हट गई तो मैं लाल बत्ती लगा के विधानसभा गया, तब पत्रकारों ने मुझे कहा कि हनुमान जी अब देश में तमाम लोगों की बत्ती मोदी जी ने हटा ली, अब आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं कानून की पालना करता हूँ, मैं भी मेरी बत्ती उतार के अंदर रख रहा हूँ। बोले दोबारा? मैंने कहा अगर दोबारा मेरा कहीं मन हो गया और किसी लड़के ने जिद कर ली कि भाई साहब मेरी बारात में बत्ती लगा के ही चलना पड़ेगा, लगा लूंगा 2-4 घंटे। तो नया कुछ कानून है नहीं, नया कोई 5-10 जुर्माना हो जाता, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन तुमने अभी तक जिद की नहीं, वापस मैंने उतार दी। और जब सबकी उतर गई तो मैंने भी उतार दी। लेकिन दूसरे घूम रहे थे तो हम बिना बत्ती क्यों घूमे? क्योंकि एमएलए का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी कलेक्टर एसपी से बड़ा होता है मेरे भाई। ये प्रोटोकॉल दिखाने के लिए जिस तरह हमारे पॉलिटिकल लोगों को कमजोर कर दिया। आप बताओ, मेरे नागौर का तो आपने बहुत नाम सुना है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि पीने का पानी भी आज तक नहीं आया। इतने ठग नेता थे नागौर के, पर्ची दे के बाहर मिलते थे अधिकारियों को, दलाली करते थे सीमेंट कंपनियों की, जमीनों की, यही धंधा किया उन लोगों ने। तभी हमारे लोग पीछे रह गए। गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर जब नहर आई, उस समय नागौर, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर अगर नहरें आ जाती, चूरू में नहर आ जाती, तो राजस्थान का झाड़ पंजाब हरियाणा के झाड़ से बहुत आगे निकल जाता। ये दुर्भाग्य था कि हमारे लोगों ने काम नहीं किया, सिवाय वोट लेने के लिए। चाहे कहीं का भी इतिहास उठा के देखें तो आपको लगेगा कि खुद का बेटा, खुद का भांजा, खुद की भांजी, बेटे की बहू, खुद की लुगाई और चौथा पांचवा कोई नहीं। यही काम किया, परिवारवाद। मुझे लोग कह रहे आपने मेरे भाई को बना दिया। अरे भैया, उस समय अगर भाई को नहीं लड़ाता तो चुनाव हार जाता। और अब की बार सब भाग गए। मैंने कहा आओ किसको लड़ाऊं? बोले नहीं लड़ेंगे। तो पत्नी को लड़ना पड़ा, नहीं तो कहते हनुमान मैदान छोड़ के भाग गया। लेकिन वो सीट मैंने ही खाली करी थी। अगर मुझे एमपी में घर से बना लेता और एमएलए में रह जाता। लेकिन मुझे लोगों का देखना तो था कि मैं जिनके लिए लड़ रहा हूँ 25 साल से, कि इनमें करंट है, करंट निकल गया। तो वहां तो करंट लोगों के अंदर निकल गया काफी, तो वापिस पैदा करें करंट। वो करंट आपने 25 मई को राजधानी के अंदर पैदा किया और आपने बता दिया कि हनुमान और उसकी पार्टी कमजोर नहीं है। एक सीटी बजाएगा, 1 लाख से ज्यादा तादाद में अपने अपने साधनों से राजधानी के अंदर आ जाएंगे। और आपने राजधानी को घेर दिया, दिल्ली तक हलचल मची और सरकार भागी हुई आई कि हम ज्ञापन दे दो, भाषण दे देंगे, हम सारी मांगे आपकी मानते हैं, कोर्ट में मामला हम लिख के दे देंगे। तो भाई इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। और मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी जो जंग और लड़ाई है, संजना जी पहली बार सांसद है, मैं कह रहा हूँ ईश्वर और आगे बढ़ाए। लेकिन हर व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है। ये भी जब सरकार आ जाएगी कहेगी मंत्री बनूंगी, लेकिन मैंने कभी मंत्री बनने की बात नहीं करी। मंत्री पदों को ठोकर मारी, बड़ी से बड़ी ताकतों से लड़ा, उन हार्डकोर अपराधियों से लड़ा जो हमारे समाज के बच्चों के सीने पे गोलियां मार रहे थे। उनको उनका रास्ता दिखाया, किसी को ऊपर का रास्ता दिखाया, किसी को साइड का रास्ता दिखाया। और जिन नेताओं के पीछे पड़ा उनको दिन में तारे दिखाए। बड़े बड़े नेता थे जो धरती तोलते थे, उनको सलाखों के पीछे डलवाया। और बाकियों का नंबर धीरे धीरे आ जाएगा, चिंता नहीं करें। अभी मेरा समय तो पूरा बाकी है। अभी नेम सिंह जी 50-48 साल के होंगे, आप कितने ज्यादा लिखा थी वो तो 50 लग तो नहीं रहो आप। एक तो नेम सिंह जी को मेरी बार में विधायक बनाना कैसे न कैसे, नहीं तो हमारा तो लग रहा है कि ठीक नहीं होता। कितने हिम्मत वाले आदमी यार, 3-4 बार लगातार 3 इलेक्शन हारना। मैं तो दोनों बार प्रचार करके गया इनके। 18 में सपा से लड़ रहे थे, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, मैं सपा इनका प्रचार करके गया था। अब की बार इनकी इच्छा थी, वोट भी बढ़ा, लेकिन जीत नहीं हुई। इस बार मैं भरोसा दिलाता हूं कि नेम सिंह जी सहित कम से कम कई किसान के नए बेटे इस बार भरतपुर जिले से विधानसभा के अंदर जाएंगे। और भेजेगा कौन? तो नौजवान भेजेंगे। कौन भेजेगा? नौजवान। अगर नौजवानों ने ठान लिया कि हमें तो परिवर्तन करना, बदलाव करना है, तो भैया नौजवानों के आगे तो कोई भी नहीं टिका। हर क्रांति का नायक नौजवान था। 1857 की क्रांति के नायक नायिका नौजवान थे। और भगत सिंह ने देश की आजादी के अंदर ऐसी ऊर्जा भर दी थी कि उनके फांसी पे चढ़ने के बाद अंग्रेज रातों रात भाग गए। अब यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि जो भी रुक रहा था वो मारा जा रहा था। नौजवान कहीं गोली मार रहा था, कहीं गला दबा के मार रहा था। बहुत से अंग्रेजों की हत्याएं देश के अंदर। तो भगत सिंह ने जो जलजला पैदा किया देश की आजादी के अंदर, वही जलजला
राजस्थान का नौजवान 2028 में पैदा करेगा। वैसे 23 में आप ज्यादा सीटें दिलवाते, मेरी इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मेरे आसपास के लोग इतने होशियार नहीं, कई मुझे छोड़ के भाग गए, कईयों को मैंने मौका देने की कोशिश की तो कोई कांग्रेस बीजेपी की राय ले ली। वो समझ नहीं पाए कि एक व्यक्ति जो लड़ रहा है उसके 24 घंटे साथ घूमने से नहीं होगा, तुम्हें मैनेजमेंट भी करना है, साधन संसाधन भी चाहिए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी लड़ रहे हैं, और इसलिए अमित शाह मोदी से लड़ रहे हैं। हिम्मत नहीं अमित शाह मोदी के खिलाफ किसी की बोलने की, अगर बोल दें तो दूसरे दिन ईडी सीबीआई उसके घर पे आ जाएगी नोटिस लेके, लेकिन मेरे घर पे भेज के देखो, मैं कह रहा हूँ एक बार भेज के तो देखो वापस कैसे भागती ईडी सीबीआई। नजारा मैं दिल्ली की सरकार को बता दूंगा। और हम संजना जी दिल्ली में इंडिया अलायंस के अंदर साथ हैं, लेकिन राजस्थान स्टेट के अंदर मेरी पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अपने अपने एजेंडे हैं। वहाँ हम सांसद हैं और वहाँ ऐसा, सुनिए मेरी बात, वहाँ मुझे तो खुशी है संजना जी छोटी उम्र में एमपी बने, मेरा भी 98 में अगर फार्म खारिज नहीं करवाते तो मैं भी 25.5 साल के बढ़ता एमएलए। उसके बाद कितनी तकलीफों के दौर से मैं गुजरा, बहुत बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी, और लड़के मैं काम किसके आ रहा हूँ, आपके। मेरे परिवार काम नहीं आ रहा हूँ, मेरा परिवार तो मुझसे दुखी है, ये पैसे नहीं कमा रहे, मंत्री नहीं बन रहे, फला नहीं हो रहा, ढिमका नहीं हो रहा। सारे रिश्तेदार कहते हैं एजेंसी ले लो, ऐसे कर लो, वो कर लो कहाँ से? मैं कहा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। मेरा जीवन मेरी कौम को और किसान के काम आएगा। हनुमान बेनीवाल जिस दिन सत्ता में एंट्री मारेगा तो लाखों लोगों के भाग्य खुल जाएंगे, आप लोगों के, मेरे नहीं, आपके। जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था तब राजस्थान का नहीं था किसानों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन था पंजाब के किसानों का। हरियाणा के किसान इसलिए साथ आए कि सरदार लड़ रहे थे और जर्सी लड़ रहे थे, जाट और जर्सी जिनका डीएनए एक है, उनके लिए हरियाणा यूपी के जाट आए, उसके बाद दिल्ली के आए, लेकिन राजस्थान में हलचल नहीं थी। हनुमान बेनीवाल ने ऐसी हलचल राजस्थान में करी, जब हुंकार ललकार भरी तो शाहजहांपुर का वो बॉर्डर जाम हो गया, जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी जाम नहीं हुआ था। भाइयों याद रखो, हर चीज, हर व्यक्ति को याद रखो। अब तो 3 साल बाद जब वोट पड़ेंगे तो नौजवानों के वोट और बढ़ जाएंगे राजस्थान के अंदर। देश में सबसे ज्यादा नौजवान इस राजस्थान के अंदर वोटर है। अगर आप ठान लो कि हमें बदलाव करना है तो कोई रोक नहीं सकता। अगर संजना जी की पार्टी विधानसभा चुनाव के अंदर अगर ढंग से चुनाव लड़ लेते हमारे साथ तो भजनलाल आता ही नहीं, अभी 140 सीट आ जाती कांग्रेस की राजनीति मिलकर। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, यहाँ कोई नए आदमी को नहीं चाहता कि नया आदमी आगे आए। नया आगे आएगा, परेशान करेगा, नहीं तो अपने हाथ मिलाओ, एक बार ये एक बार ये, काम चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मुझे आप जितनी भी ताकत दोगे वो आपके काम आगे। वैसे तो मैं चुनाव 6 जीत गए थे, वो कितना जल्दी एक साल में 3 लड़के जीता। अभी हुआ एमपी, फिर एमएलए, फिर एमपीएस हुआ, 6 बार जीता दिया मुझे आपने। छोटे भाई को साथ थोड़ा चुनाव परिवार ने लड़े, 10 हम लोग जीत गए। बहुत बड़ी मतलब राजनीतिक पारी खेली, लेकिन सत्ता में नहीं रहे, सत्ता के विपरीत रहे। और आपके लिए सबसे बड़ा आंदोलन गर्मी के अंदर आप देख लो, अभी 67 दिन से बैठा हूँ मैं। शाहजहांपुर बॉर्डर पे 70 दिन, नागौर कलेक्ट्रेट में 42 दिन ठंड के अंदर -2 डिग्री तापमान। जब वसुंधरा जी ने कहा कि मैं तो गोली चलाऊंगी, तरह मैंने कहा चला लेना गोली, देख लेंगे, जो भी होगा हो जाएगा, मरना देखने नहीं चलते। सरकार झुकी और आपकी जय कार कराई। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए उम्मीद लगा के बैठी थी कि हमारा कौन सा भाई हमें न्याय दिलाएगा देश के अंदर, ये नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल आपका भाई उन हरियाणा की पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने सबसे पहले जंतर मंतर पर गया। तमाम जगह जहां भी देश में आवश्यकता पड़ेगी, चाहे गुजरात में जिस तरह राजकुमार जाट की हत्या हुई, अगला कार्यक्रम गुजरात का ही बना रहा हूं। उस बाहुबली को देखेंगे जिसका दिमाग बहुत खराब हो गया, उसको घर से खींच के उसको सलाखों के पीछे डलवाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, अगर हत्या हुई है तो। अब मेरे पास टाइम नहीं, कहाँ जाऊंगा, तो आज भी तो अकेला हूँ, अभी तो भीग रहा हूँ, भीगते भीगते जाऊंगा। कल मैं रिया में बजरी माफिया के खिलाफ लड़ूंगा, परसों मुझे और कहीं लड़ता देखोगे। राजस्थान बहुत बड़ा प्रांत है, ये राजस्थान के 2-3 स्टेट हो जाते ना तो कभी की हमारी सरकार बन जाती। 1200 किलोमीटर और हजार किलोमीटर लंबा चौड़ा स्टेट, तो सबसे बड़ा स्टेट है देश का। और उसमें एक आदमी ने 66 साल बाद पार्टी बना के आपको तोहफा दिया। कितने साल बाद पार्टी बनी? 2018 के अंदर पुकार ललकार के माध्यम से पूरी जवानी इस कौम के लिए, किसान के लिए समर्पित कर दी। कभी ये नहीं कहा कि मुझे मंत्री बनना है। मेरा जो थैला उठाते थे वो 2-2, 3-3 बार कैबिनेट मंत्री बन गए। जिनको मैं उधार कपड़े दिलवाता था वो लोकसभा विधानसभा के अंदर चले गए। जो मेरे यहाँ काम करते थे वो जीत गए।
लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ये नहीं कहा वो क्यों जीत गए। ठीक है, उनके भाग्य में लिखा था, मेरी सेवा करी, उनको मेवा मिल गया, जीत गए। लेकिन मैं उस कुर्सी की तलाश में हूँ जिसके आसपास बैठते ही लाखों लोगों का भला हो सकता है, और वो कुर्सी है मुख्यमंत्री की। अगर मुख्यमंत्री मेरा कोई भाई बन जाए तो मैंने कहा बारात में जाने को तैयार हूँ, दूल्हा बना दो, लेकिन दुल्हन नहीं बनूंगा। दुल्हन बन के लोग आए और चले गए, हरियाणा में बने, पंजाब में बने, राजस्थान में बने, दूल्हे दुल्हन सब आपने देखे। लेकिन आपके भाई को इसी तरह संघर्ष करते आप देखोगे। और बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम आपका रहा। ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए भरतपुर, डी धौलपुर के तमाम जाट सरदारी को दिल से धन्यवाद। एमपी साहब को धन्यवाद इस बात के लिए कि 4-5 घंटे से यहाँ बैठे हैं। निश्चित रूप से इनके मन में आप लोगों के प्रति बहुत सी भावना है, वो मैंने देखी थी, बहुत सी पीड़ा है, और ये आपकी बात जोरदार तरीके से उठाएगी। और मैं तो लगूंगा ही, कहने की आवश्यकता नहीं। मैं तो पहले आप नहीं बुलाते थे तो भी लगा हुआ था, बुला दो तो भी लगा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे भरतपुर से चुनाव नहीं लड़ना। समझ गए ना आप। कई लोग कहते हैं साहब हनुमान बाड़मेर की तरफ घूम रहा, शिकर की तरफ घूम रहा। मैं तो वहीं से लड़ूंगा जहाँ मैंने शुरुआत की। 2003 में वसुंधरा जी मुझे नागौर टिकट दे दी, मैंने कहा नहीं, मेरे पिताजी की सीट है मुंडवा, बोले मैं नहीं दूंगी तो मत दे, निर्दलीय लड़ूंगा। लड़ लिया, निर्दलीय हार गया, और फिर वसुंधरा जी को घर बिठा दिया। कहाँ है वसुंधरा, सुना क्या नाम पिछले साल? तो मैं जिससे लड़ा, समय जरूर लगा, लेकिन उसको ही घर बिठाया, मैं घर नहीं बैठा। आपके बीच जो लोग कह रहे खेमसर में चुनाव हार गए होंगे तो क्या फर्क, एमपी तो हूँ मैं, हूँ नहीं हूँ एमपी। और एक एमएलए कौन सा सीएम बन जाता अंदर रह के, तो कुछ सस्पेंड होना था, मेरे पार्टी के विधायक को निलंबित होना था। तो अच्छा रहा, जो भी हुआ ठीक हुआ। ज्यादा सेवा आपकी करूंगा। कुछ उनका भी देख लिया, करंट कितना आ गया, करंट कितना कम पड़ा, किधर करंट बढ़ा है और किधर घटा है, कहाँ बढ़ाने की आवश्यकता है और कहाँ बराबर रखने की आवश्यकता है। तो भरतपुर जो मुझे सोशल साइट पर अभी हर जगह आप मुझे समर्थन दे दो। मुझे याद है जब शासन चुनाव को लेकर रैली के अंदर में आया था, मैं 8 घंटे लेट था, 5000 की संख्या के अंदर आप मेरा इंतजार कर रहे थे। भरतपुर के लोग इंतजार नहीं करते, ये पथराव करते हैं या ललकार करके लड़ाई करते हैं। ये मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना भाई माना, और मुझे आप इस चीज को हमेशा के लिए नोट कर लेना कि आपसे अगर लड़ाई करके आओगे तो राजीनामे की बात करूंगा, आपस में नहीं लड़ने दूंगा। लेकिन खुद के काम के लिए आओगे तो हमेशा मेरे दरवाजे, चाहे दिल्ली का काम हो, राजस्थान का हो, भरतपुर को हमने कभी मेरे से अलग नहीं रखा। और नागौर भरतपुर का जो रिश्ता है वो हमेशा रहा। हमारे पॉलिटिकल पुराने लोग थे, वो यहाँ के आपके लोगों के करीब थे, और हम आपके दिल के करीब हैं, और हमेशा आपके सम्मान को बढ़ाएंगे, ठेस नहीं लगने देंगे। धन्यवाद समझ सरदारी को। अगले कार्यक्रम की डेट जब भी घोषित होगी, हजारों लोगों के साथ आप मुझे बता देना, और तमाम नेताओं को हमें आमंत्रित करना है। आमंत्रित आपने अभी भी किया, मुझे पता है कांग्रेस बीजेपी के तमाम नेताओं को। काम हो गया होगा, किसी की तबीयत ठीक नहीं होगी, तो वो काम में बिजी होगा। मौसम अच्छा है तो हो सकता है कि नहीं हो पाए, लेकिन मैं तो आपके बीच आ गया, और जब तक मैं आ गया, इसका मतलब मेरी एंट्री होगी, इसका मतलब मामला आर पार का है, तो इधर या उधर, वो तो इधर ही है, उधर नहीं है। इधर मोदी जी का देखा हुआ हमारा कितना दम है। ये तो जल्दी आपको बुला लेंगे और आरक्षण का कागज सौंप देंगे। मुझे लग रहा है कि इंतजार इसी बात का कर रहे थे कि अभी तक हनुमान जी की एंट्री नहीं, आज होगी मेरी एंट्री। और हमारे छोटे भाई पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। एक संदेश छोटे भाई को दूंगा, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है, और दूसरा छोटी छोटी बातों में चाकू, छुरा, कट्टा, पिस्टल नहीं चलाना है। आप समझिए, छोटी छोटी बातों में मार दे तो बिना बात, फिर परिवार रोता हुआ आता है हमारे पास, मरने वाला भी और मारने वाला भी। इन बातों का ध्यान दो। गुस्सा आ जाए, पी जाए करो गुस्से को, और ज्यादा ही जरूरी है तो छोटी मोटी करके साहब राजीनामा कर लो। मैं तो मेरे उधर बहुत राजीनामा करवा रहा हूँ, जहाँ भी मौका मिलता है। तो मेरा इतना कहना मानोगे ना, क्योंकि हमारे पास जिंदगी है, हमारे बच्चे ठीक है, अच्छी स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, जब भी तो हमारा सपना साकार होगा। कौन सपना साकार करेगा? और आप पे नाज है हिंदुस्तान को, भरतपुर के जाट समाज पे। इस देश के तमाम राज्यों के बड़े सांसद और मंत्री जब बैठते हैं तो मेरे से पूछते हैं कि भरतपुर के क्यों देख रहे हो उधर? भजनलाल जी क्या कौन है? इधर देखते हैं और मुझे कहते हैं साहब भरतपुर के हिस्ट्री पूरी बताओ। मैंने कहा पूरी मैं बताता हूँ, लेकिन भरतपुर के इतिहास के साथ अन्याय हुआ। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मुंबई से लेकर मद्रास तक, जब तक देश के प्रत्येक महानगर, दिल्ली के प्रमुख चौराहों पे महाराज सूरजमल, महाराज शिवाजी की प्रतिमाएं नहीं लग जाए,
तब तक आप सोचना कि हमारी लड़ाई अधूरी है। ये काम भी समय समय पर चालू कर देंगे और राजस्थान में तो चालू हो गया जगह जगह, और आप लोगों को आमंत्रित भी जगह जगह करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।